वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी कैफ़े। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर बहुपद। मेरा नाम श्वेता अग्रवाल और मैं आपको इस चैप्टर बहुपद के सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको लगातार देती जाऊंगी। तो पहले आज हम लोग शुरू करेंगे इसको कंसेप्ट वाइज। ये बहुपद चैप्टर आपके एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ है और राजस्थान बोर्ड की किताबों में ये आपको थर्ड चैप्टर के रूप में मिलेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद। आइए देखते हैं बहुपद। बहुपद को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को समझने से पहले हमें छोटी छोटी कुछ बातों को पहले समझना होगा। तो उससे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अचर राशियों से। अचर राशियां, अचर को हम कहते हैं कांस्टेंट। अचर को बोला जाता है इंग्लिश में कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट वैल्यूज या अचर राशियों का क्या अर्थ होता है? इसके नाम से पता चल रहा है अचर यानी जो बदले ना, जो चलायमान ना रहे, जो इसका मतलब जिसका मान हमेशा हर जगह स्थिर रहे उसे हम क्या बोलेंगे? अचर राशि। अब जैसे कि 1 है, 1 कभी भी लिखा जाए इसका मान 1 ही होगा। 2 है, 2 को 2 ही बोल, 2 का मान 2 ही रहता है हर जगह, चाहे वो पृथ्वी पर रहे चाहे चंद्रमा पर रहे, हर जगह 2 का मान क्या होगा बच्चों? 2 ही होगा। ठीक है ना? अगर हम 50 बोलते हैं तो 50 यहाँ भी 50 है, कलकत्ता में भी 50 होगा और दिल्ली में भी 50 ही होगा ना। तो इस तरह से अचर राशियां वो राशियां हैं जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात हम किसी भी संख्यात्मक मान को क्या बोलते हैं? अचर राशियां। अब हमारा सेकंड चैप्टर आता है चर, सेकंड टॉपिक आता है चर राशियां। चर राशियों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? वेरिएबल्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल्स वेरिएट करती है, यानी कि ऐसे मान जो, ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे कि हमारा x, x का मान कुछ भी हो सकता है, कभी 1 किसी क्वेश्चन में, किसी सेकंड क्वेश्चन में वो 3 हो सकता है, किसी क्वेश्चन में -1 हो सकता है, किसी में -100 हो सकता है। इसका मतलब ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? चर राशियां। और जिनका मान कभी नहीं बदलता है उन्हें हम बोलते हैं अचर राशियां। अचर यानी कि कांस्टेंट, चर यानी कि वेरिएबल्स। चर यानी जो कि परिवर्तित होता रहता है। तो x हुआ, y हुआ, z हुआ, a हुआ, b हुआ, c हुआ, दीज ऑल आर चर राशियां। ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो इन सब के मान हर जगह, हर क्वेश्चन में हर जगह क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चीज पे पहुंचते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों को इंग्लिश में बोला जाता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। चर और अचर राशियों के मिश्रण को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशियों को मिलाने से जो बनते हैं पद उनको क्या बोला जाता है? बीजीय व्यंजक। जैसे कि आप लोग देखिए, अगर मैंने ये लिखा x और इसके आगे मैंने कोई नंबर लगा दिया 3, तो ये बन गया 3x। तो 3x क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये हो गई इसमें चर राशि और ये हो गई इसमें अचर राशि। चर और अचर राशियों को मिला देने से जो एक पद बना हमारे पास, ये क्या है? बीजीय व्यंजक कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम ये चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 और हमने लिख दिया y, तो यहाँ ये आ गया
है चर और ये आ गई अचर राशि अंडर रूट में 5। करने वाले मान आपने पढ़े हैं, सर्ट्स पढ़ा है, तो ये √5 है और साथ में लगाया y, तो ये हो गया, ये भी क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक। इस प्रकार से बीजीय व्यंजक लिखे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने लिख लिया 100 में x, 100/x, तो ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि 100 एक अचर राशि हो गई और इसके नीचे बटे में x जो आ रहा है वो क्या है, एक चर राशि है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजकों के बारे में आप समझ चुके हैं और बीजीय व्यंजकों की आपने सर्व समीकरणें आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, जो आपने 8th क्लास में पढ़ रखी है। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये सब आपने सर्व समीकरणें पढ़ी होंगी। ये सर्व समीकरणें और इसके अलावा भी कुछ नई सर्व समीकरणें इस बार 9th क्लास में आप पढ़ने वाले हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद, जो हमारा टॉपिक भी है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि क्या होता है बहुपद। बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुपद का मतलब है बहुत सारे पदों से मिला हुआ बीजीय व्यंजक। बहुत सारे पद मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, बहुपद। जैसे कि यदि हम बहुत सारे इन सारे ही बीजीय व्यंजकों को 3x + √5 x² + 3 ये हमने लिया, तो यहाँ देखिए ये हमने यहाँ 3 पद लिए और इनको हमने प्लस के द्वारा जोड़ दिया है। तो यहाँ देखिए 3x, ये एक √5x² और ये 3। अब बहुपद होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके पास जो एक चर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एक चर आ रहा है। एक ही चर आना चाहिए पूरे में और उस चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजकों से मिलकर बनता है जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप जानते हैं क्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दीज आर होल नंबर्स। ये सभी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो यानी कि हमने जो भी बहुपद बनाया है उसमें चर के ऊपर जो घातें आनी चाहिए वो सब कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि x के ऊपर कितनी घात आ रही है। जब हम नहीं लिखते हैं इसका मतलब इसके ऊपर कितनी घात है, एक पूर्ण संख्या है, हाँ है। यहाँ चर के ऊपर कितनी घात है, 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ देखिए तीसरे वाले में, क्योंकि इसमें आपको चर राशि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन देखिए यहाँ चर राशि है लेकिन उसकी घात कितनी है, 0। जब कोई अचर पद लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब उसके साथ चर की घात कितनी है, 0। इस बात को आप यहाँ नोट करिए कि यदि हमारे पास चर की घात 0 होती है तो वो कितनी बन जाती है, 1। y की घात 0 होगी तो वो भी क्या बन जाएगी, 1। a की घात 0 होगी तो वो भी क्या बन जाएगी, 1। तो चर की घात जब 0 होती है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है उसका मान, 1 आता है। तो यहाँ आप देखिए कि इसका मतलब यहाँ जो x की घात आई वो 1 है यानी पूर्ण संख्या है। इसमें जो चर की घात आई वो 2 है यानी वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए यहाँ जो चर की घात आई वो 0 है यानी वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक बहुपद का एग्जाम्पल है। क्या है ये, एक बहुपद का उदाहरण। इस प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया 4x³ + 2x² + 3x,
यहाँ देखिए x की घात 3, x की घात 2 और x की घात कुछ नहीं लिखी है, तो बच्चों क्या है मतलब 1, यानी ये भी क्या है अपना एक बहुपद है। ठीक है, यदि हम ले लेते हैं 4x की घात 1/2 प्लस 5x की घात 3/4, तो क्या ये एक बहुपद है? यहाँ देखिए x की घात हमने ली 1/2 और यहाँ x की घात कितनी है 3/4, यानी कि चर की जो घातें हैं वो भिन्नों में है। किसमें है? भिन्नों में। तो भिन्नों में तो घात नहीं होनी चाहिए बहुपद होने के लिए। बहुपद होने के लिए जो चर की घात है वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसी है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको समझ में आया? यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि वही एक बहुपद होगा जिसमें हमने जो पद लिए हैं, जो बीजी व्यंजक लिए हैं, उनमें चर की घातें पूर्ण संख्या में है। अब हम एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जो बहुपद नहीं है। एक और देखते हैं, एक तो हमने देख ही लिया है, एक और देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3x की घात 3√x प्लस 8x³। यहाँ देखिए 3√x प्लस 8x³। यहाँ देखिए कि x की घात एक तो 3 आ रही है। 3 तो हम जानते हैं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, लेकिन यहाँ अंडर रूट में x है, तो अंडर√x का अर्थ कोई जानता है? अंडर√x का अर्थ होता है x की घात कितनी? 1/2। समझ में आ रहा है? वर्गमूल का अर्थ होता है x की घात 1/2। इसी तरह से यदि घनमूल होता है तो होता है x की घात 1/3। इस प्रकार से होता है हमारे पास। तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये हो गया 3x की घात 1/2 प्लस 8x का पावर 3। तो यहाँ देखिए कि क्योंकि यहाँ हमारी x की घात पूर्ण संख्या में नहीं आई, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक बहुपद नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ। यहाँ देखिए बच्चों 3x की पावर -2, क्या ये एक बहुपद है? हाँ, ये एक बहुपद है। क्यों है? अब आप कहेंगे कि ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन इसको पूर्ण संख्या में बदला जाएगा। कैसे? 3 जब ये x की घात -2 है, ये बटे में जाएगी तो क्या हो जाएगी? x की घात धनात्मक में आप इसको बदल सकते हैं ना। जब कोई पावर नेगेटिव में आ रही होती है तो उसको बटे में ले जाकर के हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं? धनात्मक में। तो 3 बटे में कितना हो गया? ये x²। तो हमारे पास जो चर की घात आई वो कैसी आई? पूर्ण संख्या आई, और अचर इन दोनों से मिलकर के हमारे पास क्या बन गया है? ये एक बहुपद बन गया है। समझ में आया सब लोगों को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीखेंगे अब हम बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार अब हमें पढ़ने हैं कि बहुपद को हम बहुपद के प्रकार हम 2 प्रकार से बता सकते हैं, ये 2 आधारों पर बता सकते हैं। पहली चीज हम बताएंगे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपदों को किस प्रकार से बांटा गया है, और पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, घातों के आधार पर हमने बहुपदों को किस प्रकार से बांटा है, यहाँ देखेंगे। सबसे पहला, यदि हमारे पास ऐसा एक बहुपद है, यदि हमारे पास ऐसा एक बहुपद है जिसमें x की अधिकतम घात, x या फिर चर की अधिकतम घात यदि एक ही आती है, चर की अधिकतम घात यदि एक ही आती है, तो उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद।
अभी मैं एक बार और आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। रैखिक बहुपद, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। यदि मैं लिखती हूँ 2x + 3, ध्यान दीजिए कि यहाँ x जो चर है उसकी घात कितनी आ रही है, 1। कितनी आ रही है इसमें, 1। और अगले पद में तो आप देख ही रहे हैं x की पावर 0 है, यानी इसमें कितनी आ रही है, 1। तो अधिकतम घात जो है वो कितनी आई, 1। 1 आने पर हम उस बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, या इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है हमारे पास द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे हम, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, क्योंकि ये द्विघात वाला है तो इसमें कितनी होगी, 2 होगी। रैखिक में कितनी होती है, अधिकतम घात 1। द्विघातीय में कितनी होगी, अधिकतम घात 2। यानी कि x की घात 2 से ज्यादा घात वाला टर्म इसमें नहीं आएगा, यानी 4x² + 3। ये लीजिए, ये क्या हो गया, एक द्विघातीय बहुपद का उदाहरण। द्विघातीय बहुपद को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमारे पास तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद आप समझ गए होंगे नाम से ही, कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 यानी कि 3 होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 9x³ + 2x² + 3। यहाँ हमारी घात आ रही है 3, यहाँ आ रही है 2, यहाँ हमारी x की घात आ रही है 0, लेकिन अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो पावर आ रही है वो कितनी है, 3। तो इसीलिए ये त्रिघातीय है। यहाँ कितनी आई थी, 2, तो ये कैसा था, द्विघातीय था। नेक्स्ट अगला है अचर बहुपद। अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये त्रिघातीय बहुपद को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अचर बहुपद, अचर बहुपद के लिए हम लोग बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0, यानी वो पूरी तरह से अचर हो जाए। यानी अचर बहुपद का एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 3, ये लिखा हुआ है 3, तो 3 एक अचर बहुपद है। क्यों, अचर मींस क्या था, कांस्टेंट, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें चर राशि पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, अचर बहुपद। जैसे हमने लिखा 3x⁻0, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है, यानी चर इसमें से हट गया है, तो क्या रह गया है, अचर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं बच्चों इसको। हाँ तो बच्चों धीरे धीरे आप सारी चीजें समझ जाएंगे। अगर हम सारे टर्म्स को अच्छे से समझेंगे तो हमें इस चैप्टर को आगे सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना, आप लोगों की फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी भी मैथ्स में किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को पूरा स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस पर गौर करें। नेक्स्ट लास्ट वन इज शून्य बहुपद।
जीरो पॉलिनोमियल। जीरो यानी हमारे पास इसमें जो अचर राशि होती है, गुणांक जो होता है चर का, वो क्या होता है हमेशा जीरो। इसको मैं और एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताती हूँ। जैसे हमने लिया 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, यानी हर बहुपद में जो गुणांक है वो क्या है जीरो, और जिसकी वजह से पूरा बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर टू यू? क्या आप लोगों को ये सब बातें स्पष्ट हो रही है? अगर आपको स्पष्ट हो रही है तो प्लीज मेरा चैनल लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मेरा प्रोत्साहन करें। नेक्स्ट, अब हम लोग घातों के आधार पर जो हमने पढ़ा है इसको मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। घातों के आधार पर बहुपद को 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें हमारी चर की घात 1 होती है। चर की घात, अधिकतम घात कितनी होती है, 1। 1 से ज्यादा घात इसमें नहीं आएगी। जब ये घात नहीं लिखी हुई तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी घात होती है, 1। तो रैखिक बहुपद, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। यदि चर की घात 2 हो जाएगी तो द्विघातीय बहुपद, चर की घात अधिकतम घात 3 हो जाएगी तो त्रिघातीय बहुपद, और यदि चर की जो घात है वो 0 हो रही है, यानी ओनली हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अचर बहुपद। और लास्ट वाला है, यदि हमारे पास शून्य आ जाता है तो वो कहलाएगा शून्य बहुपद। अब हम लोग आ जाते हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो बहुपद को पदों की संख्या के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है वो बता देती हूँ मैं आपको। पहला है एक पदीय। एक पदीय बहुपद जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। तो मोनोमियल का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मोनोमियल यहाँ नाम से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, जिसमें केवल एक ही पद हो। आपको पता है कि यदि हम ये जो प्लस माइनस के चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस के चिन्हों से हमारे अलग अलग पद बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें आप देखिए 4x स्क्वायर एक पद है और 3 अगला पद है, यानी इसमें हमारे पास 2 पद है। 2x एक पद है और 3 अगला पद है, तो इस प्रकार से इसमें 2 पद है। तो एक पदीय बहुपद वो होंगे जिसमें केवल एक ही पद हो। तो एग्जांपल इसका हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 4x, ये एग्जांपल मैंने ले लिया है 4x, तो ये क्या है, एक पदीय बहुपद। अब अगला हम लेते हैं दूसरा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है बाइनोमियल। क्या बोलते हैं हम इसको, बाइनोमियल। तो द्विपदीय बहुपद में समझ में आ रहा है नाम से हमको, जिसमें 2 पद हो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदीय बहुपद। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 2a³ + 4। यहाँ देखिए ये एक पद हो गया 2a³ और 4 दूसरा पद हो गया, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ 2 पद बन चुके हैं, इसलिए ये कैसा हो गया बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अब तीसरा हमारे पास होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, और इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोलते हैं इसको। इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, 3y³ + 4y + 6। यहाँ आपको घातों से कोई मतलब नहीं है। यदि आपको पदों के आधार पर पूछा जाए तो सिर्फ आप ये देखेंगे कि एक ही पद है तो ठीक है, एक पदीय बहुपद, या बोल देंगे मोनोमियल।
यदि आपके पास दो पद आ गए तो ये कौन सा हो गया, द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। और यदि आपके पास तीन आ गए तो क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल। इस तरह से पदों के आधार पर तीन भागों में बांट दिया हमने बहुपदों को। तो ये चीज आपके पास क्लियर हो गई क्या, कि घातों के आधार पर हमने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया है बहुपदों का, और पदों के आधार पर हमने किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये चीज होती है। और अब हमारा नया टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे बताई जाती है, बहुत ही सिंपल चीज है। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, यानी इस बहुपद की क्या घात है। तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल चीज है ये, 3x³ प्लस 4x² प्लस 5। यदि मैंने ये लिख दिया बहुपद, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, इसमें जो भी चर आ रहे हैं चरों की घातें देखिए, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2, और यहाँ नहीं है, इसका मतलब कितनी है x की घात 0। तो अधिकतम घात कौन सी है, सबसे ज्यादा वाली घात कौन सी है, मैक्सिमम पावर कौन सी है, ये 3। तो इसका मतलब बहुपद की घात भी कितनी हो गई 3, यानी इस पॉलिनोमियल की, इस बहुपद की डिग्री कितनी होगी 3। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। 4x³ प्लस 5, यहाँ भी x की घात कितनी है 3 है। यदि हमने अगला लिया x प्लस x², यहाँ बहुपद की घात कितनी है, अधिकतम कितनी आ रही है 2, यहाँ कितनी आ रही थी 3। इस प्रकार से आप बहुपद की घात भी देख सकते हैं। तो जो मैंने ये सारी बातें बताई आज बहुपद की, इससे आप एनसीईआरटी की चैप्टर 2 में जो बहुपद दिया हुआ है उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज 2.1, और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी उनके में चैप्टर 3 में दिया हुआ है बहुपद, तो वो अपना उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है पहले सबसे पहले, वो सारी एक्सरसाइज इन जो मैंने बताए हैं कॉन्सेप्ट उनके द्वारा कर सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए और लिखिए और करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।